नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि एसआईपी करने से पहले हमें किन किन बिंदुओं पर चर्चा करनी चाहिए, किन किन पॉइंट्स को ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि एसआईपी का जो क्रेज चल रहा है और एसआईपी हमें करनी भी चाहिए म्यूचुअल फंड के अंदर, तो हम एसआईपी तो कर देते हैं, लेकिन हमें रियलाइज़ होता है, मान लीजिए किसी को 5 साल के बाद में, किसी को 10 साल के बाद रियलाइज़ हो, मालूम पड़े कि यार काश हमें ये चीज़ पहले पता होती तो हम ये गलती नहीं करते, और आज हमें काफ़ी ज़्यादा लॉस भी देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार से एसआईपी आप कर चुके हैं या फिर करने की सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आप पूरा आखिर तक देखिएगा, आप समझ में आएगा कि आपको गलती क्या नहीं करनी है, और जिसको आप कर रहे हैं उसको आप सुधार सकते हैं, उसको इंप्रूव कर सकते हैं। यानी कि ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, डिसीजन मेकिंग वाला होने वाला है, और काफ़ी काम का भी होने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखिएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, सबसे पहली जो गलती होती है कि हमारा गोल ओरिएंटेड नहीं होता है, हमारा गोल ओरिएंटेशन नहीं होता है। हम गोल को डिसाइड नहीं करते हैं कि भैया हम ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आखिर कर क्यों रहे हैं। देखिए, क्यों कर रहे हैं अगर आपके आंसर होगा तो आप बेहतर तरीके से म्यूचुअल फंड का चुनाव कर पाएंगे, सिलेक्शन कर पाएंगे। लेकिन हम क्या करते हैं कि किसी ने देखा, कहीं ना किसी ने बोला, या मेरे फ्रेंड ने या किसी रिलेटिव ने या मेरे किसी परिचित ने अगर मान लीजिए इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो हम भी क्या करते हैं, उसी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। अब हो सकता है कि जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है उन्होंने काफ़ी रिसर्च की होगी, उनकी रिक्वायरमेंट कुछ अलग होगी, उनका गोल कुछ अलग होगा, इसलिए उन्होंने किया है। लेकिन आपको जस्ट उन्होंने कॉपी कर लिया और आपका गोल कुछ और है। तो आपका गोल क्या है? आपका हो सकता है कि आपको 5 साल के अंदर गाड़ी खरीदनी है, आपको 10 साल के अंदर घर लेना है, आपको 20 साल या 25 साल आपको रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है। तो गोल अलग अलग हो सकते हैं। तो जब हमारे गोल अलग अलग हो सकते हैं तो हमारा जो म्यूचुअल फंड सिलेक्शन है, जो म्यूचुअल फंड होना चाहिए, वो भी अलग अलग हो सकता है। तो इस प्रकार से हमें क्या करना है कि 3 से 5 साल के लिए अलग म्यूचुअल फंड होते हैं। मान लीजिए मुझे 3 या 5 साल के लिए सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना है, तो उसके लिए अलग कैटेगरी के म्यूचुअल फंड होते हैं। आपको अगर 5 साल से ज़्यादा के लिए, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, 20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, तो उसके लिए अलग प्रकार के म्यूचुअल फंड होते हैं। तो इस प्रकार से हमें क्या करना चाहिए, अपने पहले गोल को लिखना चाहिए कॉपी पेन के अंदर कि गोल क्या है हमारा, और उस गोल को पूरा करने के लिए किस कैटेगरी के म्यूचुअल फंड के अंदर मुझे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जिससे कि मुझे वहाँ से अच्छे से अच्छा मैक्स टू मैक्स मुझे रिटर्न मिल सके। ठीक है ना। तो जितनी अच्छी प्लानिंग होगी आप उतने अच्छे तरीके से रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं और अपने रिस्क को भी कवर कर सकते हैं। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले हमें अपने गोल को आइडेंटिफाई करना है कि हमारा गोल क्या है। 3 साल से 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है। बहुत से लोग क्या करते हैं, 1-2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो देखिए, 1-2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, और आप 1-2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। हाँ, ये कर लीजिए, आप एफडी के अंदर कर दीजिए, या फिर आप लिक्विड फंड के अंदर डाल सकते हो अगर आपका गोल 1-2 साल के लिए है तो। इन्वेस्टमेंट हॉराइजन जो सेकंड है वो क्या है, इन्वेस्टमेंट हॉराइजन। जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं गोल के हिसाब से, तो हमारा जो टाइम ड्यूरेशन होता है ना, कितने साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, तो ये भी आना चाहिए आपके समझ में। हालांकि मैंने अभी आपको पहले पॉइंट में बताया था कि इन्वेस्टमेंट करना है तो हमें कम से कम मार्केट में 5 साल के लिए रहना चाहिए। यानी कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आ रहे हो तो कम से कम 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और यदि आप 1-2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपके लिए एफडी या फिर लिक्विड फंड अच्छे हो सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन आपके लिए म्यूचुअल फंड इक्विटी के अंदर नहीं हो सकते अच्छे। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट जो टाइम ओरिजिन हो जाए उसको भी देख लीजिए, उसके हिसाब से आपको चयन करना है और उसके हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं रिस्क एपेटाइट की। देखिए, रिस्क एपेटाइट भी हर किसी का अलग अलग होता है। जैसे मैं खुद अपनी बात करूं तो मैं एग्रेसिव इन्वेस्टर हूं, यानी कि मैं ज़्यादातर स्मॉल कैप, मिड कैप में इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा पसंद करता हूं लॉन्ग टर्म के अंदर, ठीक है ना, कम से कम 10 साल, 15 साल, 20 साल, ठीक है। इसी प्रकार से हर किसी का रिस्क एपेटाइट अलग अलग होता है। अगर हम एग्रेसिव इन्वेस्टर की बात करें तो वो लोग अपना मिड कैप और स्मॉल कैप जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनके अंदर अपना पोर्शन ज़्यादा रखते हैं, इन्वेस्टमेंट का पोर्शन, ठीक है ना, वहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट पैसा ज़्यादा रखते हैं। कहाँ पर? स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर एग्रेसिव इन्वेस्टर्स होते हैं। मॉडरेट होते हैं वो आपका लार्ज और मिड कैप फंड होते हैं, इसके साथ में फ्लेक्सी कैप फंड होते हैं, वहाँ पे रखते हैं। अगर हम बात कर लेते हैं कंजर्वेटिव इन्वेस्टर की, तो वो अपना पैसा लार्ज कैप के अंदर या फिर इंडेक्स फंड के अंदर पैसा रखते हैं, हाइब्रिड फंड के अंदर ही पैसा रखते हैं। तो इस प्रकार से आप अपने रिस्क एपेटाइट को जान सकते हैं कि आप रिस्क कितना ले सकते हैं। देखिए, कई सारे इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं कि भैया मुझे क्या है कि ठीक ठाक रिटर्न मिल जाए, मुझे एफडी से अच्छे रिटर्न मिल जाए, लेकिन मुझे रिस्क बिल्कुल नहीं लेना है, मुझे बिल्कुल भी माइंड पर टेंशन नहीं रखनी है, ऐसी ऐप इन्वेस्ट करना है। तो आप इंडेक्स फंड है, हाइब्रिड फंड है, लार्ज एंड मिड कैप फंड होते हैं, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बहुत से ऐसे होते हैं कि भैया मेरे को 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, मैं रिस्क पूरा ले सकता हूं, तो आप अपना ज़्यादा पैसा स्मॉल कैप और मिड कैप में लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें इसको आइडेंटिफाई करना चाहिए कि हमारा गोल क्या था पहले पॉइंट में, और यहाँ पे
इन्वेस्टमेंट होराइजन आ गया कि टाइम ड्यूरेशन कितना है। फंड सिलेक्शन, जब आपके पास टाइम है, टाइम ड्यूरेशन आपका आ गया कि कितने साल के लिए करना है, गोल आपका आइडेंटिफाई हो गया है, तो बात आती है फंड सिलेक्शन। हमें फंड का सिलेक्शन कैसे करना है? तो देखिए फंड का सिलेक्शन करना है तो हमें ओवर डाइवर्सिफाई नहीं करना है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि ओवर डाइवर्सिफाई कर देते हैं अपने पोर्टफोलियो को, जैसे कि 15 से 20 म्यूचुअल फंड ले लेते हैं। यानी कि मान लीजिए एग्जाम्पल तौर पर समझने का प्रयास करते हैं, जैसे कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि एग्रेसिव इन्वेस्टर है, तो वो एग्रेसिव इन्वेस्टर की डेफिनेशन क्या समझते हैं कि 1000 रुपये की एसआईपी उन्होंने एसबीआई स्मॉल कैप में कर दी है, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में एक की एसआईपी कर दी है, एचडीएफसी स्मॉल कैप में एक की एसआईपी कर दी है, एक्सिस बैंक एक्सिस स्मॉल कैप में 1000 की एसआईपी कर दी है। इस प्रकार से 15, 20, 30 म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा डाल देते हैं। तो भैया ऐसा भी नहीं करना है, ओवर डाइवर्सिफाई अपने पोर्टफोलियो को नहीं रखना है। आपको 4 से 5 अपने म्यूचुअल फंड आपको रखने हैं। हाँ, बहुत सारे लोग ऐसा भी करते हैं कि एक गोल मेरा ये है कि कार लेनी है, तो उसके लिए 2-3 म्यूचुअल फंड हो सकते हैं। दूसरा गोल आपका रिटायरमेंट का है, तो रिटायरमेंट के अंदर 2-3 म्यूचुअल फंड हो सकते हैं। एक तीसरा कुछ और आपका गोल है, तो उसके अंदर 2-3 म्यूचुअल फंड हो सकते हैं। तो आप ऐसे भी गोल वाइज भी आपका पोर्टफोलियो बना सकते हैं, या फिर आप ओवरऑल हर गोल का आप एक ही पोर्टफोलियो बना सकते हैं, जिसके अंदर आपको 4, 5, 6 म्यूचुअल फंड आपके हो सकते हैं। ठीक है ना? इस प्रकार से फंड सिलेक्शन करते समय जैसे कि इंडेक्स फंड होते हैं, फ्लेक्सी फंड होते हैं, मैंने आपको बताया कि आपके किस कैटेगरी के अंदर आप आते हैं, तो उस हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बहुत से लोग ये भी करते हैं कि एएमसी देख करके इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। यानी कि एएमसी देखी कि जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि एसबीआई सरकारी है, तो आप क्या करते हैं, बहुत सारे लोग, देखिए मैं डिफेम करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बस एग्जांपल लेकर समझाने का प्रयास कर रहा हूं। किसी की नज़रों में एसबीआई एएमसी बहुत अच्छी है, किसी की नज़रों में एचडीएफसी एएमसी अच्छी है, किसी अंदर आईसीआईसीआई एएमसी अच्छी है बहुत। लेकिन हम क्या करते हैं, एक एएमसी को देख करके उसी के म्यूचुअल फंड ले लेते हैं, उसी का लार्ज ले लेते हैं, उसी का मिड कैप ले लेते हैं, उसी का स्मॉल कैप ले लेते हैं, उसी का इंडेक्स ले लेते हैं, उसी का फ्लेक्सी कैप ले लेते हैं, उसी का डेट ले लेते हैं। तो ऐसा भी हमें नहीं करना है। ठीक है ना? तो हमें इंडिविजुअल लेवल पर अलग अलग एएमसीज के अलग अलग म्यूचुअल फंड लेने चाहिए, जो कि हमारे लिए डाइवर्सिफिकेशन भी हो जाता है, और प्रॉपर तरीके से जो फंड अच्छा वर्क कर रहे हैं हमें उनके अंदर लेना चाहिए, जिनके अंदर लॉन्ग टर्म में पोटेंशियल हो। जिनके अंदर लॉन्ग टर्म में पोटेंशियल हो उन्हीं के अंदर हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगला है देखिए इमरजेंसी फंड और इंश्योरेंस, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए हम लोग क्या करते हैं कि इन्वेस्टमेंट करने के पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन हमारे पास इमरजेंसी फंड नहीं होता है, ना ही हमारे पास इंश्योरेंस होता है। आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने इमरजेंसी फंड की और इंश्योरेंस की व्यवस्था करिए। क्यों करिए? इसका बहुत बड़ा रीजन है। इसका बड़ा रीजन ये होता है कि हम लोग जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा इन्वेस्टमेंट कर होता है, ठीक है, हर महीने हमारी एसआईपी जा रही है या हमने लमसम कर दिया, लेकिन आपके पास हमारी जॉब चली जाती है, आपकी बिजनेस ठप पड़ जाता है, तो आप उस समय पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते हैं, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट की जो कंसिस्टेंसी थी वो ब्रेक हो जाती है। आप क्या करेंगे, अपनी एसआईपी है तो उसको पॉज कर देंगे या स्टॉप कर देंगे। इससे क्या हुआ कि आपका इन्वेस्टमेंट भी डिस्टर्ब हो गया, और आपकी जो लाइफ थी, पर्सनल जो आपका जॉब थी या आपकी जो धंधा पानी था वो मंदा हो गया। इसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी। तो सारे काम दिक्कत वाले हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है कि हमारी जॉब चली जाए कल को, या हमारा बिजनेस ठप पड़ जाए, तो हम ये मान के चलते हैं कि भैया 6 महीने के अंदर हमें जॉब मिल जाएगी, या 6 महीने के अंदर हमारा जो बिजनेस ठप पड़ गया था वो दोबारा से उठ खड़ा हो जाएगा। ठीक है जी? तो 6 महीने के हमारे पास क्या होना चाहिए, इमरजेंसी फंड होना चाहिए। अब सपोज दैट कितना होना चाहिए, सपोज आपकी सैलरी कितनी है, 20,000 रुपये महीना में आपकी सैलरी मिलती है। ठीक है जी? 20,000 रुपये हर महीने की आपकी सैलरी है, तो हम 6 का इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, 6 दूनी 12, यानी कि 1,20,000 का आपका क्या होना चाहिए, आपके पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए। और ये इमरजेंसी फंड आपको कहाँ डाल सकते हैं, आप लिक्विड फंड में डाल सकते हैं, या फिर आप एफडी के अंदर डाल सकते हैं। और एफडी भी ऐसे नहीं कि आप बैंक में जाकर के एफडी ओपन करवा रहे हैं, है ना, आपको ऑनलाइन एफडी ओपन करवानी है, ऑनलाइन पैसा चला जाएगा। क्योंकि आपको इमरजेंसी फंड का मतलब क्या होता है कि आपका विद इन सेकंड आपके पास पैसा आ जाना चाहिए। तो जब ऑनलाइन आप एफडी ओपन करेंगे तो ऑनलाइन ही आप एफडी को तोड़ भी सकते हैं, और आपका सेम डे आपका पैसा भी आ सकता है। मोस्टली जब वर्किंग डेज में सेम डे भी पैसा आ जाता है। मैंने खुद भी अपनी इस तरह से एफडी की है और तोड़ी भी हैं। ठीक है? तो हमारा ये हो गया एफडी का, इमरजेंसी फंड हो गया। दूसरा इंश्योरेंस, सपोज दैट हमारे घर में कोई बीमार हो जाता है, आप खुद बीमार हो जाते हैं या फिर परिवार में कोई बीमार हो जाता है, और उसमें क्या होता है कि अच्छा खासा क्या पैसा लग जाता है, 1 लाख 2 लाख 5 लाख। तो इससे क्या होता है कि आपका जो साइकिल चल रहे होते हैं प्रॉपर तरीके से, इन्वेस्टमेंट चल रहा होता है, परिवार चल रहा होता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो हमारे पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए, और हेल्थ इंश्योरेंस, या जिसको हम कह सकते हैं हेल्थ इंश्योरेंस, या फिर हेल्थ प्लस टर्म इंश्योरेंस भी हमारे पास होना चाहिए। तो ये भी हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा नेसेसरी चीज़ है कि हमारे पास ये होना ही होना चाहिए। अगर आप टर्म और हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं इसके बारे में आपको अलग से एक वीडियो बना दूंगा। अगला है दोस्तों स्टेप अप एसआईपी, यानी कि हम स्टेप अप एसआईपी को समझते ही नहीं है, ना ही इसका हम इस्तेमाल करते हैं। देखिए आज हमने मान लीजिए अगर 5,000 रुपये की एसआईपी हमने कर दी है,
आज हमने 5,000 रुपये की SIP कर दी अपनी इनकम के अकॉर्डिंग, तो क्या आपकी जो इनकम है, जो सैलरी है, जो कमाई है, हमेशा ऐसी रहेगी? आपकी सैलरी भी तो बढ़ेगी ना, कभी कभी आपका धंधा कभी ना कभी तो बढ़ेगा। तो आपका, हम कहते हैं नहीं धंधा बढ़ेगा तो खर्चा भी तो बढ़ेगा, हम ये कहते हैं ना। देखिए आपकी सैलरी बढ़ेगी, मान लीजिए आज आपकी सैलरी है 20,000 रुपये, 25,000 मान लेते हैं, 25,000 की सैलरी है आपकी, 5,000 रुपये हर महीने आप SIP कर रहे थे। अब कल को आपकी 50,000 की SIP 50,000 की सैलरी हो जाएगी, तो फिर क्या आप 5,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करेंगे? हम ये वाली बहुत बड़ी गलती करते थे, जो कि हर कोई 99% लोग गलती करते हैं। तो जब आपकी सैलरी बढ़ रही है तो आपको अपनी SIP का अमाउंट ही बढ़ाना चाहिए। वैसे तो हमारा सीधा सिद्धांत क्या है कि जो भी हमारी अर्निंग होती है हमें 20% इन्वेस्ट करना चाहिए। और वो इन्वेस्टमेंट आपका चाहे म्यूचुअल फंड हो सकता है, स्टॉक मार्केट हो सकता है, रियल एस्टेट हो सकता है, या फिर आपका गोल्ड हो सकता है, काफ़ी कुछ भी हो सकता है। तो हमें 20% इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो जब आपकी सैलरी 25 से 50 हो जाएगी तो आपको 10,000 की SIP करनी चाहिए थी, यानी SIP बढ़ानी चाहिए ना। तो हमें क्या करना चाहिए? अपनी SIP को बढ़ाना चाहिए, यानी कि स्टेप अप SIP का लाभ लेना चाहिए। स्टेप अप SIP को हमें बढ़ाना चाहिए समय के साथ में, और कोशिश करनी चाहिए कि हर साल आपको 10% अपनी स्टेप अप SIP को बढ़ाना चाहिए। सपोज दैट आपकी 10,000 की SIP जा रही थी, 10,000 का क्या हो गया? 10% आपका हो गया 1,000 रुपये, यानी कि पहली साल आपने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए हर महीने, अगले साल से ही आपको 11,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करोगे एक साल तक, फिर उसमें फिर 10% का इंक्रीमेंट कर देंगे। इस प्रकार से आप करोगे तो आपका पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट होगा, और जब ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट होगा तो ज़्यादा बड़ा कॉर्पस भी तो बनेगा, ठीक है ना, और उस पर कंपाउंडिंग का फायदा भी मिलेगा। तो हमें ये भी चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगला है दोस्तों, डिसिप्लिन और पेशेंस रखना चाहिए। देखिए डिसिप्लिन और पेशेंस को आप समझ लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पर, एमफी एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया क्या कहती है? उनकी रिपोर्ट ये कहती है कि जितने भी लोग SIP स्टार्ट करते हैं, यानी कि मान लीजिए 100 लोगों ने SIP स्टार्ट की है, तो उनमें से करीब 90 लोग अपनी SIP को बंद कर देते हैं समय से पहले ही, किसी भी कारणवश, चाहे उनकी दिक्कत आ जाती है, चाहे वो म्यूचुअल फंड को अच्छा नहीं समझ पाते हैं इसलिए बंद कर देते हैं। यानी कि सिर्फ 10 लोग ही आगे 5 साल से ज़्यादा SIP चला पाते हैं। तो आप अगर 5 साल से पहले अपनी SIP को बंद कर दोगे, प्रॉपर तरीके से चला नहीं पाओगे, तो कैसे कॉर्पस बनेगा? आपका कैपिटल बन ही नहीं पाएगा। तो इसलिए आपको क्या करना है? आपको पेशेंस रखना है, आपको डिसिप्लिन के साथ में लगातार SIP करनी है, लगातार पैसा इन्वेस्टमेंट करना है एक अच्छे प्रोडक्ट के अंदर, एक अच्छी कंपनी के अंदर, तभी आप एक अच्छा खासा कॉर्पस तैयार कर पाएंगे, नहीं तो आपका पैसा नहीं बन पाएगा। अगला और आखिरी जो गलती है, जो पॉइंट है, वो है डोंट ट्राई टू टाइम द मार्केट, यानी कि आपको टाइम के अकॉर्डिंग क्या करते हैं? देखिए हम लोग उल्टा चलते हैं, ज़्यादातर उल्टा क्या चलते हैं? जब मार्केट भाग रहा होता है, मार्केट ऊपर जा रहा होता है, तब हम SIP करते हैं और बड़े जोश खरोश से हम SIP स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जब मार्केट नीचे जा रहा होता है तब हम लोग SIP बंद कर देते हैं। दोस्तों आप बिल्कुल उल्टा करते हो, जबकि हमें इसका उल्टा करना चाहिए। जब मार्केट नीचे जा रहा होता है ना, तब हमें SIP को ज़्यादा करना चाहिए, या फिर हमें लगातार SIP को करना चाहिए, क्योंकि जब मार्केट नीचे गिर रहा है तो आपको अच्छे प्रोडक्ट, अच्छी कंपनी आपको सस्ते दाम में मिल रही है, सस्ती NAV मिल रही है आपको म्यूचुअल फंड के अंदर, तो आपको यहाँ पर इन्वेस्ट ज़्यादा करना। नीचे यहाँ पर तो आप कर ही रहे हो SIP, तो SIP आपको बंद नहीं करनी है। मोस्टली लोग क्या करते हैं, मार्केट जब कोविड की सिचुएशन आई थी, तो कोविड के दौरान लोगों ने क्या किया था? लॉसेज में अपने पैसे को निकाल लिया था, या बहुत सारे लोगों ने अपनी SIP ही बंद कर दी थी। जबकि जब मार्केट नीचे जा रहा था उस समय पर तो SIP हर किसी को चलानी थी, इवन जिन लोगों की SIP नहीं थी उन लोगों को भी अपनी SIP चलानी चाहिए थी नीचे वाले मार्केट के अंदर, क्योंकि आपको उस समय पे सस्ते NAV में आपको म्यूचुअल फंड मिल रहे थे, और सस्ते NAV में जब म्यूचुअल फंड मिल रहे थे, और उसके बाद में आज देखिए 1 साल पहले मार्केट ऑल टाइम हाई को टच किया था, यानी कि सस्ते में खरीदा था आपने, कितना महंगा आपको मार हो गया था, यानी कि आपको कितना प्रॉफिट अच्छा मिल जाता आपको। तो इस प्रकार से कभी भी मार्केट को प्रॉपर तरीके से समझना है, और समझने के बाद इन्वेस्टमेंट करना है एक अच्छे प्रोडक्ट के अंदर। देखिए अगर कोई कंपनी डूब रही है या कोई म्यूचुअल फंड बेकार है, तो उसके अंदर इन्वेस्ट नहीं करना है। आप सोच रहे हैं कि सस्ता मिल रहा है, सस्ता, ऐसा नहीं, वो बेकार है, वो डूब रहा है, ऐसा नहीं। जो अच्छा प्रोडक्ट है, लेकिन मार्केट की वजह से क्या है, उसके अंदर अभी करेक्शन आ रही है। जैसे कि अभी 5-6 महीने पहले आपने देखा कि स्मॉल कैप के अंदर करीब 25% तक की गिरावट आई थी म्यूचुअल फंड के अंदर, और जो मिड कैप म्यूचुअल फंड थे उसके अंदर करीब 20% तक की गिरावट आई थी, और जो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड थे वहाँ पर करीब 15% तक की गिरावट आई थी। तो हमें इन गिरावट का फायदा उठाना चाहिए था अपनी SIP को कंटिन्यू रख करके, या फिर लमसम अमाउंट इन्वेस्टमेंट करके। तो दोस्तों इस प्रकार की गलती अब आपको आगे से कभी नहीं करनी है, जो कि मैंने आपको बताया इस वीडियो के अंदर। इनके अलावा आपको और क्या क्या गलती लगती है, प्लीज़ कमेंट कर बताइएगा, जिससे कि हमारे बाकी व्यूअर्स भी ना कमेंट पर रीड करते हैं, तो हम एक दूसरे की नॉलेज को शेयर कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा इसके बारे में बताइए कमेंट करके, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।